नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से करने वाले हैं, तो उन्हें आप देखिए और कोशिश कीजिए आप खुद वीडियो को स्टॉप करके और फिर उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है, हालांकि बालक है, हमें पता है कि केंद्र बिंदु तो बालक है और बालक को ही अधिगमकर्ता कहते हैं। अध्यापक और अनुदेशन बिल्कुल नहीं। अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में शिक्षण विधि का नहीं करते हैं। परिस्थिति और वातावरण के रूप में बिल्कुल नहीं। केंद्र में हमने किसे रखा गया है? अधिगमकर्ता को रखा गया है और एक व्यक्ति के रूप में उसे रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह ए माइंड, ए बी सी डी ऐसे बोलते हैं ना हम, ए बी सी डी। अब आप खुद निकालिए, सी डब्ल्यू बियर्स, सी डी, ए बी सी डी, इस तरह से निकालें तो अ माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। तो ये जो पुस्तक है वो बियर्स सी डब्ल्यू या सी डब्ल्यू बियर्स इनकी पुस्तक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। ठीक है, ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव विकास की व्याख्या स्वयं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है, अर्थात उन्होंने नीड्स को बताया है, नीड्स को फॉलो किया है। तो आपको पता ही है आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत है मैस्लो का, लेकिन कार्ल रॉजर्स भी उसके साथ में आते हैं। रॉजर्स और मैस्लो ये दोनों का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉजर्स और मैस्लो दोनों ने स्वयं एवं व्याख्या जो की है स्वयं की है आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? प्रत्येक स्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है, हर कंडीशन में बालक सीखता है। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, ये भी बिल्कुल कह सकते हैं करेक्ट है। जैसे गणित व भौतिक विज्ञान, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में है और ये भी शुद्ध विज्ञान में आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है, बिल्कुल नहीं, केवल अध्ययन की एक विधियां हैं ऐसा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान विधियों को ही केवल शिक्षा मनोविज्ञान नहीं कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियां सम्मिलित होती है, बिल्कुल सही है। जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में शिक्षा स्थितियां उसमें शामिल की जाती है। तो इसमें आपको सी ऑप्शन असत्य है। क्यों? क्योंकि केवल अध्ययन विधियां नहीं है, इससे भी ज्यादा है। इसमें तो विषय हैं, सीखने के क्षेत्र हैं, शुद्ध विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। जब हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि स्वयं हम कैसे हैं, कैसे पढ़ाना है, स्वयं का ज्ञान कितना है, तैयारी कैसे करनी है, बालक के चरित्र के विकास के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है। उचित शिक्षण विधियों का कैसे उपयोग करना है, शस्त्र की तरह इन्हें उपयोग कैसे करना है, वो सब हमें पता लग जाता है। ये सब शैक्षिक मनोविज्ञान का ही भाग है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, स्वयं का ज्ञान पता लगेगा, स्वयं की तैयारी पता लगेगी, उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों का अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करने का पता चलेगा, कैसे प्रयोग करना है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान से ही उसे पता चलेगा कि जो निहित सिद्धांत है उसका अपने शिक्षण में कैसे प्रयोग करना है। यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता का कोई विचार नहीं करता, विचार करता है। यह भी यहां पर सही कथन हो जाएगा अगर ये नहीं हटा दिया जाए तो। शिक्षण व्यवसाय में मानव विकास के नियमों का स्थान है। अगर शिक्षण व्यवसाय में मानव विकास के नियमों का अगर स्थान नहीं होगा तो फिर व्यवसाय में मानव विकास आएगा नहीं। कहते हैं ना कि मानव विकास जब होगा जब उसके पास पैसा आएगा, शिक्षा आएगी, तो वो चीजें भी जरूरी है। तो शिक्षण व्यवसाय में ये जरूरी है। उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं है सही। क्यों? क्योंकि उसके शिक्षण व्यवसाय से अधिगम प्रक्रिया का भी संबंध है। जब आप कहीं पर कार्य करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वर्क करने जाते हैं, तो वहां पर आप अधिगम करते हैं, वहां की कार्यशैली समझते हैं, शिक्षण आपको करवाया जाता है, व्यवसाय का शिक्षण करवाया जाता है, प्रशिक्षण करवाया जाता है। टीचर्स की 6 महीने में ट्रेनिंग भी होती है, वो भी इसी आधार पे होती है। तो ये नहीं लगा करके यहाँ पर गड़बड़ की गई है। तो
हालांकि ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे अगर ये हटा दिए जाए तो। कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है, कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय हम अधिगमकर्ता के बीच में व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकते हैं। दूसरी चीज, व्यवसाय में मानव विकास के नियमों की जानकारी पता लग सकती है। और तीसरा कि शिक्षण व्यवसाय में अधिगम प्रक्रिया को भी जोड़ा जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान से हमें पता चलता है जो निहित सिद्धांत है उनका हमें शिक्षण में कैसे प्रयोग करना है, बच्चे का अधिगमकर्ता के बीच में व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे जानना है, शिक्षण व्यवसाय में मानव विकास के नियमों का अध्ययन करना चाहिए, और साथ ही शिक्षण व्यवसाय का संबंध अधिगम प्रक्रिया से हो जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी आते हैं, सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कंडीशंस, निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। ये सभी हम अपने साइकोलॉजी का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब में मिलकर के हम एक साथ पढ़ते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरते किसी व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन, उसके व्यवहार से संबंधित है। यही कहलाती है शैक्षिक मनोविज्ञान। क्या है? शैक्षणिक मनोविज्ञान। कि कोई भी विषय वस्तु है ना, शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरते किसी व्यक्ति की कैसी प्रकृति है, उसका मानसिक जीवन कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, यही इससे ही संबंधित है। तो ये किसने कहा है? अब आपको खुद को लगेगा सबसे बड़ा नाम ढूंढें, लेकिन वो दो लोग होने चाहिए, डगलस व होलैंड, क्रो एंड क्रो, हैरिस डब्ल्यू चेस्टर। ठीक है, हैरिस डब्ल्यू चेस्टर और स्किनर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी रटी रटाई परिभाषा है। आप इसे नहीं भी करें तो भी चलेगा, परिभाषाएं कहाँ तक याद रखोगे। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरने वाले उस व्यक्ति, शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरने वाले उस डगलस से प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार से संबंधित, हॉलैंड से संबंधित है, ऐसे कुछ मिला करके याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है या अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? अच्छा, वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी प्रयोगात्मक। आपने प्रैक्टिकल किया, अच्छी बात है। उपचारात्मक विधि, प्रैक्टिकल किया आपने, पता लगाया, बच्चे की कमजोरी का पता लगाया, कमजोरी को दूर किया गया। ठीक है। निरीक्षण, आप निरीक्षण करते हैं तो क्या एक समूह को एक साथ देख सकते हैं? नहीं, आप एक एक व्यक्ति को देखेंगे। पहले एक व्यक्ति को देखेंगे, फिर दूसरे का निरीक्षण करेंगे। पूरा संपूर्ण का निरीक्षण एक साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मनिष्ठ विधि एक ऐसी विधि है जो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। कहते हैं ना हम, वस्तुनिष्ठ विधियां वो होती है जो किसी एक समूह को एक साथ संबोधित करके भी दी जा सकती है। तो निरीक्षण एक संबोधन करके एक समूह को, एक समूह के लोगों में अंतर करके एक एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठ विधियां जो होती है वो सारी वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, ये आत्मनिष्ठ कहलाती है। आत्मनिरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण करिए। क्लियर है? तो वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न का एक उत्तर है। एक उत्तर का मतलब आप एक समूह के लोगों को एक एक करके वहां पर क्या करना चाह रहे हैं? उनका निरीक्षण करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर का किया, चौथे नंबर का किया, पांचवें नंबर का किया, एक एक करके आपने उन सबका निरीक्षण किया, फिर कंक्लूजन निकाला, जिसको कहते हैं निष्कर्ष निकाला आपने कि ये समूह इस तरह से व्यवहार करता है, ये इसकी भाषा है, ये इसकी बोलियां हैं, ये सब। प्रयोगात्मक, आप प्रैक्टिकल करवाते हैं, किसी एक बालक से प्रैक्टिकल करवाया, फिर दूसरे बालक से प्रैक्टिकल करवाया, पता चला दोनों में क्या क्या कमजोरियां हैं, तो बालक में व्यक्तिगत भिन्नता का पता चलेगा आपको, यानी कि ये भी क्या है? वस्तुनिष्ठ है। उपचारात्मक शिक्षण आप समूह में रह करके करवा सकते हैं। क्लियर है? चलो, नए ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था स्टाउट के द्वारा कि नए ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पहले जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो कैसा है, उस आधार पर ही आप नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पहले कितना पढ़ा है या आपको पहले कितना ज्ञान है, उस आधार पर आपका नया ज्ञान ऐड होगा। कई लोग है ना तैयारी करते हैं लेकिन नए ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। तो स्टाउट के द्वारा यह कहा गया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, स्किनर का यह कथन है। शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है? कि व्यवहार का अध्ययन करना, कि व्यवहार का परिवर्तन, बाल विकास या बेहतर शिक्षा। मनोविज्ञान तो कहता है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है,
और शिक्षा भी यही कहती है कि आपको अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, यही कहलाता है आपका शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का या शिक्षा और मनोविज्ञान का लक्ष्य। परिवर्तन होना चाहिए, अध्ययन करना जरूरी नहीं, बेहतर शिक्षा, बाल विकास, ये नहीं है। मोटो हमारा क्या है, लक्ष्य क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं हमने अभी तक नहीं पढ़ी, मूल्यांकन पढ़ा है, पाठ्यक्रम का निर्माण पढ़ा है, अधिगम पढ़ा है, लेकिन व्यक्तिगत समानताएं कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त आप प्रयोग करें, व्यावहारिक है, व्यावहारिकता है, सामाजिक है, सोशियल है, लेकिन आदर्श ज्ञान विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श ज्ञान विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में शोधों का उपयोग करता है। मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों से जो संबंधित शोध हैं उनका उपयोग वह शैक्षणिक परिस्थितियों में करता है। यह किसने कहा? स्किनर के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो किया ना, चूहे पर किया, कबूतर पर प्रयोग किया, फिर जो शोध आए उन शोधों को मनुष्यों पर अप्लाई किया, अन्य जीवित प्राणियों पर अप्लाई किया। वो सब कैसे किया? वही तरीका वही है। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक परिस्थितियां डेवलप की, शोध किए और मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों से जो संबंधित है उपयोग करते गए। ये स्किनर का है, ये परिभाषा स्किनर ने दी है। शैक्षणिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट शिक्षक को स्वयं के लिए एवं निर्णय करने में सहायता करता है कि एक विशेष परिस्थिति में उसकी विशेष समस्या के प्रति उसे क्या करना चाहिए। तो समस्या समाधान की बात की जा रही है कि किस स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है। यह कुप्पुस्वामी के द्वारा नहीं कहा गया, ब्लेयर के द्वारा नहीं कहा गया, गेट्स के द्वारा नहीं कहा गया, ये कॉलसनिक के द्वारा कहा गया। कहा ना हमने कि किसी विशेष समस्या को आपने कॉल करके बुला लिया तो अब उसके लिए एक सैनिक चाहिए, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, हम कैसे, तो कह सकते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट शिक्षक को स्वयं के लिए यह निर्णय करने में सहायता करता है कि विशेष स्थिति में उसे विशेष समस्या के प्रति उसे क्या करना चाहिए। यह कहा गया कॉलसनिक के द्वारा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएकले के द्वारा 1590 में साइकोलॉजिया सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है मनोविज्ञान का, इसमें प्रयोग किया था। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र ही बालक है या अधिगमकर्ता ही शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। वैसे कॉलसनिक कहते हैं कि प्लेटो होने चाहिए, प्लेटो होने चाहिए। वैसे तो अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। कॉलसनिक के अनुसार प्लेटो को माना जाता है। निरीक्षण विधि, भाई देखते रहो सामने वाला क्या कर रहा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसे ही कहते हैं बाहर से देखो, बाहर से दर्शन करो, सार्वभौमिक रूप से देखो, सबको एक जैसे देखो। क्लियर है? तो व्यवहारवाद कहो, बहिर्दर्शन कहो, सार्वभौमिक कहो, एक ही बात है। अंतरदर्शन विधि जो होती है ना, विलियम वुंड की दी हुई है या टिचनर की दी हुई अंतरदर्शन विधि, और यह चेतना पर बल देने वाले हैं। अंतरदर्शन वाले चेतना पर बल देने वाले हैं। आप मुझे 1 दर्जन शिशु दे दें, मैं कुछ भी बना सकता हूं, ये किसने कहा? जॉन ब्रॉडस वॉटसन के द्वारा यह कहा गया था। किसने प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक बताया है? कॉलसनिक ने बताया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? चेतना का, आत्मा का, व्यवहार का, मस्तिष्क का। तो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और कई लोग आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को भी बताते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछे, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो आपको बता देना है विलियम वुंड का नाम आप ले सकते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान नहीं कहूंगा मैं, इसे प्रायोगिक संप्रदाय कहूंगा या स्कूल कहूंगा। कहते हैं ना कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड है।
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को कहा जाता है, जेम्स को नहीं कहा जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? स्वयं समझे, स्वयं का ज्ञान को जाने, स्वयं की तैयारी को समझे और बालक की क्या नीड है उसे भी जाने समझे। चेतना एक बुरा शब्द है, ये कहा था मैकडूगल के द्वारा। इनकी पुस्तक आई थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। इन्होंने कहा चेतना के रूप में हम अगर मनोविज्ञान में चेतना शब्द का प्रयोग करेंगे ना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निम्न में से चेतना का समर्थन करने वाले कौन कौन थे? तो वो सभी संरचनावादी कहलाए, विलियम वुंड, टिचनर, जेम्स सली, वॉइस, ये सभी थे। अनुभव शंकु का प्रतिपादन एडगर डेल के द्वारा किया गया। अनुभव शंकु इसमें कई सिद्धांत शामिल है, जैसे अनुदेशनात्मक प्रारूप होना, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होना। ये अनुभव शंकु का प्रतिपादन एडगर डेल के द्वारा किया गया। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड के द्वारा। क्लियर है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। इनमें से कौन सा एक मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता? देखो, जब मनोविज्ञान पढ़ोगे ना तो मापन भी पढ़ना पड़ेगा, व्याख्या, पूर्वानुमान, नियंत्रण, परीक्षण। आपको परीक्षण नहीं करना है। मनोविज्ञान का लक्ष्य परीक्षण करना नहीं है, मनोविज्ञान का लक्ष्य है मापन करना, वर्णन कर देना, व्याख्या कर देना, जो प्राप्त अनुभव हैं उनकी व्याख्या कर देना, पूर्वानुमान लगा लेना, नियंत्रण कर लेना, लेकिन परीक्षण करना मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है। टेस्टिंग करना मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है। आज तक आपने कभी लैब में जाके मनोविज्ञान की टेस्टिंग की क्या? नहीं की। तो फिर क्या क्या किया? आपने अनुभव साझा किए, अपने उन अनुभवों का वर्णन किया, आपने उनकी आपने व्याख्या की, उनका आपने पूर्वानुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, और उनको नियंत्रित वातावरण में किया भी, नियंत्रित भी किया, ऐसा करना है, ऐसा कंट्रोल करो, तब ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो वो सब किया। लेकिन कभी भी आपने परीक्षण नहीं किया, टेस्टिंग नहीं की। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया प्राणियों के अनुभव और व्यवहार। जब भी ये दो शब्द आ जाएंगे ना, स्किनर ही आंसर होगा, क्योंकि मानव का व्यवहार, और कहते हैं ना, स्किनर ने दो शब्द बताए हैं, व्यवहार और अनुभव। तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का ही विज्ञान मनोविज्ञान है। ये दो बातें किसने कही? स्किनर ने कही। क्रो एंड क्रो भी यही बात कहते हैं, बस थोड़ा सा बदल देते हैं। ये कहते हैं कि मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो दोनों में अंतर इतना सा ही है। ये स्किनर कहते हैं मानव व्यवहार, ये कहते हैं व्यवहार और अनुभव ही विज्ञान है, और ये कहते हैं मानव व्यवहार और मानव संबंध क्या है? मनोविज्ञान है। तो दोनों में अंतर हो गया, और यही बात यहां लिखी गई है, अनुभव और व्यवहार। ठीक है, अनुभव और व्यवहार, ये कहते हैं मानव व्यवहार और मानव संबंध। सीखने के अनुभवों की व्याख्या, जब आप लर्निंग कर रहे हैं ना, तो आपने जो अनुभव प्राप्त किए उनको आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो सभी होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल। सीखने के अनुभवों की व्याख्या, अधिगम के अनुभव जो हैं, वो सब आप शिक्षा मनोविज्ञान में अप्लाई कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मत सबसे कम समय तक प्रचलित रहा? तो चेतना का विज्ञान सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। खेल प्रशिक्षण हम नहीं करवाते हैं, मापन मूल्यांकन करते हैं, सीखने की प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम का निर्माण है, विकास की अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, सीखने की प्रक्रिया उनका अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, बुद्धि, मापन, मूल्यांकन, बालक के विकास में अध्ययन करते हैं, कैसे विकास हुआ, कौन सी अवस्था आई। खेलों का अध्ययन नहीं करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बर्फ के टुकड़े का उदाहरण दिया? तो सिगमंड फ्रायड, इनकी पुत्री अन्ना फ्रायड, इनका शिष्य जुंग, जिन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, न कि शिक्षक बल्कि शिक्षार्थी, और शिक्षार्थी को ही आप अधिगम करता ही कहते हैं, बालक ही कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रगति से। बिल्कुल नहीं। शिक्षा के, देखो यहां लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। अब
आपको देखना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की क्या नेचर है, क्या आप उसकी नेचर देख करके शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु डिसाइड करोगे? नहीं। आपको व्यक्ति की उसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु को कहते हैं उसका कंटेंट क्या है। तो उसका कंटेंट क्या बालक की प्रकृति है? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है? सीखने को प्रभावित करने वाली जो भी दशाएं हैं वो दशाएं कहलाती है उसका कंटेंट। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि जो भी आप सीखने को प्रभावित करने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस कहलाएगी आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु। न कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका मानसिक जीवन कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है, ये जरूरी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान में वो सिद्धांत आपको डालने हैं जिन सिद्धांतों से सीखने वाले पर प्रभाव पड़ता है, उनकी जो दशाएं हैं वो आपको बतानी है। और अन्य क्षेत्र भी देख लीजिए, अन्य कार्य क्षेत्र जैसे समस्या, व्यवहार की समस्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व और बुद्धि, ये सारे भी क्या आते हैं, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में ही ले लिए जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही पढ़ते हैं, व्यक्तित्व वाला टॉपिक है आपके, बुद्धि वाली यूनिट दे रखी है, व्यक्तिगत विभिन्नता दे रखे हैं आपके, विकास की अवस्थाएं दे रखी है आपके, व्यवहार की समस्याएं दे रखी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज दे रखी है, एनीमिया, बुलिमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और कई सारी चीजें हैं, डिस्थीमिया, डिस्प्रेक्सिया और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, कई सारे नामों से ये समस्याएं देखते हैं आप। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपको जो प्रभावित करने वाली जितनी भी दशाएं हैं ना, क्रो एंड क्रो के अनुसार वह सभी कंटेंट आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। वर्तमान में चेतना के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो अर्ध चेतन और चेतन का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं नहीं है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम अधिगम है। इसके अलावा बुद्धि का टॉपिक है आपके, व्यक्तित्व का है, अधिगम का है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, पाठ्यक्रम कैसे बनाना चाहिए, ब्लूम का वर्गीकरण आपका है, मूल्यांकन वर्गीकरण ब्लूम का है, ठीक है ना, मॉरिसन का इकाई वर्गीकरण है आपका, मापन मूल्यांकन है, ये सारी चीजें मिली हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो बचे प्रश्न हैं, लगभग 29 के लगभग ये प्रश्न बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।